हेलो गाइस, वेलकम टू उड़ान बॉर्न टू फ्लाई। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर ग्रेट बाय गॉड्स ग्रेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का पार्ट 1, जिसमें हम बस सेक्शन 3 और 4 को लेकर आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारे वीडियो की ओर और शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। जैसे कि किसी एक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो उस एक्ट में पहले दिया हुआ रहता है कि एक डेफिनेशन क्लॉज है, जहाँ पर बहुत सारे डेफिनेशंस दिए रहते हैं जो कि उसी एक्ट में एप्लीकेबल है। उसी तरह इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐसा डेफिनेशन क्लॉज नहीं लिखा है, पर इंटरप्रिटेशन क्लॉज लिखा है, जहाँ पर नंबरिंग तो नहीं है पर ऐसे ही कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट में एप्लीकेबल है। तो हम जल्दी से देखते हैं कौन से वो वर्ड्स है। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है कोर्ट। तो कोर्ट कहते हैं कि कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस। तो यहाँ से हमें क्या क्या वर्ड्स मिलते हैं जो कि हमें पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है कि ऑल जजेस। तो कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस। अभी जजेस कौन है? जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिविल कोर्ट हैं तो उनको हम जज कहते हैं। अभी नेक्स्ट आता है मैजिस्ट्रेट्स। तो मैजिस्ट्रेट्स कौन है? मैजिस्ट्रेट्स हैं कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, उनको हम मैजिस्ट्रेट्स कहते हैं। एंड कहा गया है कि ऑल पर्सन्स ऑथोराइज टू टेक एविडेंस। अभी ऑल पर्सन ऑथोराइज टू टेक एविडेंस मतलब जितने भी लोग जिसको कानून ये हक देता है कि आप मतलब जो भी एविडेंस ले सकते हो, आपको ये अधिकार दिया जाता है, वो एक्चुअली में कोई जज नहीं होते, कोई मतलब मजिस्ट्रेट नहीं होते, पर उनको कानून ये हक देता है कि आप एविडेंस ले सकते हो, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। तो आर्बिट्रेटर्स को छोड़कर बाकी सब को हम कोर्ट कहते हैं। अभी आर्बिट्रेटर्स कौन है? जो भी मिडिल मैन होता है ना, जो कि दो पार्टी का मीडिएटर होता है, वो मतलब कानून वो कोर्ट नहीं कहलाता। बाकी जितने भी जजेस हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं और जो लोग जिनको कानून ये हक देता है एविडेंस ले सकते हैं, वो लोग को हम कोर्ट कहेंगे। तो नेक्स्ट आता है वर्ड फैक्ट। So, according to Indian Evidence Act, fact means and includes anything, state of things, or relation of things capable of being perceived by senses. And number two is any mental condition of which any person is conscious. मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ या फिर स्टेट ऑफ थिंग भी हो सकता है या फिर कोई रिलेशन ऑफ थिंग हो सकता है कि एक चीज़ के साथ और एक चीज़ रिलेटेड है, जो कि हम अपने सेंस ऑर्गन से मतलब परख सकते हैं, उसको हम फैक्ट कहते हैं। जैसे कि कोई बू आ रही है, हम उसको सूंघ कर बता सकते हैं। हम कोई मर्डर हुआ है, हम देख कर बता सकते हैं। या फिर हमने कुछ सुना है तो हम सुनकर बता सकते। सारे के सारे अपने सेंस ऑर्गन्स है ना। तो जो भी कुछ घटता है, कुछ भी हो सकता है, वो एक चीज़ हो सकता है, एक रिलेशन ऑफ थिंग हो सकता है, जो हम अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा मतलब परख करते हैं, वो फैक्ट कहलाता है। एंड सेकेंडली, कोई भी मेंटल कंडीशन हो सकता है जो कि हम अपने कॉन्शियस माइंड से सोच कर बता सकते हैं, वो भी फैक्ट में आता है। एज फॉर एग्जाम्पल, आप सोच लो दो दोस्त एक साथ सालों साल घूमते रहते हैं, तो उनके जो बिहेवियर है उससे अब क्या पता चलता है कि वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। तो ये हमें कब कैसे पता चला? हमने ये सोचा अपने कॉन्शियस माइंड से। तो हम कह सकते हैं कि फैक्ट फिजिकल हो सकता है, फैक्ट साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, फैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है। आप सोच लो यहाँ पर एक कुआं है, तो हमें पता है यहाँ पर कुआं है और कुएं से मतलब छलांग लगाकर एक मर्डर मतलब एक सुइसाइड हो सकता है। मर्डर तो नहीं हो सकता पर सुइसाइड हो सकता है, या फिर कोई मर्डर अगर हो तो कोई आकर किसी को मारकर कुएं में फेंक सकता है। तो वो जो कुआं है वो तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो एग्जिस्टेंस ऑफ ए थिंग वो पॉजिटिवली भी हो सकता है
और नॉन एग्जिस्ट भी हो सकता है, जैसे कि कोई बोल कर गया है यहाँ पर एक कुआं है, कुएं पर छलांग लगा कर एक इंसान मर गया, पर 5 साल हो गए ये कुआं मतलब वहाँ पर है ही नहीं, उस पर मतलब मिट्टी डाल दी गई है, तो वो नॉन एग्जिस्टेंस है। तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो वर्ड है उस पर। तो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो वर्ड है वो है रेलिवेंट। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है रेलिवेंट। तो एक्ट में ये कहते हैं कि व्हेन वन फैक्ट इज कनेक्टेड टू द अदर फैक्ट इन एनी ऑफ द वे रेफर्ड इन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। मतलब यहाँ पर रेलिवेंट का मतलब नहीं समझाया जा रहा, बस ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी एक फैक्ट किसी दूसरे फैक्ट इन इशू को प्रूव करने या फिर डिसप्रूव करने के लिए सहायक होता है, उसको हम रेलिवेंट फैक्ट कहते हैं। अभी जितने भी एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ वो सारे के सारे सेक्शन 5 से लेकर 55 तक हैं। तो उनमें क्या क्या आते हैं? उनमें आते हैं फैक्ट्स कनेक्टेड विथ फैक्ट इन इशू, एडमिशन एंड कन्फेशन, statement by a person who cannot be called as witness, statement under special circumstances, how much of a statement is to be proved, judgment of a court of justice when relevant, opinion of the third person when relevant, and character when relevant। ये सारे के सारे जहाँ पर जितने भी चीज़ें मैंने अभी बताए हैं वो सेक्शन 5 से लेकर 55 तक डील करते हैं और इनको ही हम रेलिवेंट फैक्ट कहते हैं। तो बात ही बात में मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप सोच लो, अगर एक इंसान है, उसको अगर एक्यूज़ किया गया कि उसने बी का मर्डर किया, तो रेलिवेंट फैक्ट्स क्या क्या होंगे कि ए का कोई मोटिव था और उसको ये अपॉर्चुनिटी मिला कि उसने बी को मार डाला, और ए ने एक नाइफ़ ख़रीदा या फिर एक गन ख़रीदा किसी जगह से, या फिर उसको देखा गया कि एक खून से रंगी हुई चाकू वो लेकर दौड़ रहा है रास्ते से और लोगों ने उसे देखा। तो ये सारे के सारे क्या हैं? फैक्ट्स है। उसको फैक्ट्स इन इशू है, और इन फैक्ट्स इन इशू को अगर हम प्रूव कर देते हैं या फिर डिसप्रूव हो जाता है तो जाकर वो रेलिवेंट फैक्ट कहलाता है। और ये सारे के सारे जो रेलिवेंट फैक्ट हैं वो 5 to 55 के अंडर ही आना चाहिए। मतलब तो रेलिवेंट फैक्ट को समझाने के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दिखाती हूँ। ये जो बंदा है इसका नाम है राम, और ये है श्याम, और ये है मर्डर स्पॉट। तो इस स्टोरी में हम देखते हैं कि राम एक इंसान है जो कि जिसका मर्डर हुआ था, उसका एक रिलेटिव है। उसने ये एलिगेशन लगाया श्याम पर कि श्याम ने मर्डर किया। अभी उसने जो एलिगेशन लगाया कि श्याम ने मर्डर किया और उसके पास एक चाकू मिला, तो ये क्या बना? ये एक फैक्ट इन इशू बना। ठीक है, अभी ये प्रूव करना है कि किसी के पास चाकू हो सकता है, वो चाकू उसको रास्ते में भी मिल सकता है, पर उसने ही मर्डर किया, ये प्रूव करना किसे है? ये कोर्ट में प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए सबूत चाहिए। तो सबूत इकट्ठा करना ये बात की बात है, ये प्रोसीडिंग में आएगा। फिर एविडेंस को कलेक्ट कैसे करना है ये बाद में हम बताएंगे। पर यहाँ पर जो एलिगेशन लगा है, यहाँ पर जो फैक्ट है, जिस चीज़ के ऊपर कोर्ट में डिसाइड किया जाएगा वो है फैक्ट इन इशू। और बाद में हम फैक्ट इन इशू को भी अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि फैक्ट इन इशू भी एक डेफिनेशन की तरह दिया गया है इस एविडेंस एक्ट में, इस इंटरप्रिटेशन क्लॉज में। तो सबसे पहले हम अभी रेलिवेंट फैक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर ही फोकस करते हैं। तो यहाँ पर जब वो फैक्ट, श्याम वाला फैक्ट और राम वाला फैक्ट दोनों को मिलाकर हमें ये देखना है कि ये रेलिवेंट होता है कि नहीं। अभी राम ने जो बोला इसको भी परखा जाएगा। तो राम ने जो बोला वो एविडेंटरी फैक्ट है, या फिर उसने कुछ देखा होगा, तो ये एविडेंटरी फैक्ट है। इन दोनों को मिलाकर अगर कोई भी सेक्शन में आता है, जैसे कि जो 5 से लेकर 55 तक जितने भी सेक्शन हैं जिसमें हम रेलिवेंट फैक्ट को डालते हैं, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, तो उसमें अगर आता है तो ये रेलिवेंट फैक्ट कहलाएगा। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें फॉरेंसिक एविडेंस हो सकता है, ये किसी थर्ड पार्टी का ओपिनियन हो सकता है, किसी ने मरते हुए कुछ कह कर गया था वो भी हो सकता है।
यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, पर जो भी होगा वो सेक्शन 5 से लेकर 55 के अंदर ही सब मेंशन होगा। तो अभी हम फैक्ट इन इशू को एक बार देख लेते हैं। तो एक्ट में ये दिया गया है कि फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स any act from which either by itself or in connected with other facts the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessary follows, and secondly any fact asserted or denied in answer to an issue of fact recorded under the civil procedure code. तो यहाँ पर अल्टीमेट बात यही है कि अगर किसी सूट या फिर प्रोसीडिंग में हम किसी चीज़ को मानते हैं, किसी चीज़ को प्रूव करते हैं या फिर डिसप्रूव करते हैं, तो उसको फैक्ट इन इशू कहा जाएगा। मतलब जिसको लेकर कोर्ट में सूट फाइल होता है वो फैक्ट इन इशू होता है। और यहाँ पर जो भी चीज़ फैक्ट इन इशू, इसको हमने एक्सेप्ट किया या फिर डिनाई किया, जो भी सिविल प्रोसीजर कोड के अंडर इसको एक्सेप्ट या फिर डिनाई किया गया, उसको भी यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट में माना जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे बताना चाहती हूँ इसी फैक्ट इन इशू के बारे में। हम जो फैक्ट इन इशू होता है ना, उसको हम और एक नाम से भी जानते हैं, फैक्टम प्रोबेंडम। और जो रेलिवेंट फैक्ट है उसको हम फैक्टम प्रोबेंस के नाम से भी जानते हैं। तो जो फैक्टम प्रोबेंडम है वो एक प्रिंसिपल फैक्ट होता है, और जो फैक्टिव प्रोविंस है वो एविडेंटरी फैक्ट है, जो जिसको हम रेलिवेंट फैक्ट कहते हैं और जो जिसको हम थ्रू वेरियस थिंग प्रूव करते हैं, और जो सेक्शन 5 to 55 में दिया गया है। जितने भी चीज़ें मैंने फैक्ट इन इशू के बारे में एक्स्ट्रा आपको बताए थे वो मैंने इस बॉक्स में लिखा है, सो दैट आप नोट कर पाओ। और आप ये याद रखना, जो इशू ऑफ फैक्ट है अंडर सीपीसी वो इक्विवेलेंट है फैक्ट इन इशू ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। और जितने भी एलिगेशंस होते हैं ना, जितने भी हम चार्जशीट में एलिगेशंस डालते हैं उसी को हम फैक्ट इन इशू कहते हैं। तो आप ये चीज़ याद रखना और नोट कर रख देना। अभी हम अपने नेक्स्ट डेफिनेशन में चलते हैं जो कि है डॉक्यूमेंट्स। अभी ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, तो एविडेंस एक्ट में कहा गया है कि एनी मैटर्स एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, figures or marks or more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter। तो कुछ भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस जो लेटर या फिर फिगर या फिर किसी मार्क से समझा जाए उसको हम डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आ सकता है, इसमें राइटिंग आ सकता है, इसमें प्लान आ सकता है, इसमें मैप आ सकता है, कोई भी इंस्क्रिप्शन मेटल में अगर कोई खुदाई कर किया जाए वो आ सकता है, कैरिकेचर आ सकता है, या फिर कोई भी लिथोग्राफ या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स जो इन वर्ड्स लिखा गया है तो वो भी आ सकता है। इवन फोटोग्राफ को भी हम एज ए डॉक्यूमेंट पेश कर सकते हैं एज अ एविडेंस। तो यहाँ पर जो कैरिकेचर है इसको आपको समझना है। तो कैरिकेचर मतलब कोई जो स्केच होता है ना, कि आप सीआईडी भी देखते हो, वहाँ पर जो लोग स्केच ड्रॉ करते हैं किसी इंसान को पहचानने के लिए, किसी कोई एक बोलता है और एक इंसान होता है वो ड्रॉ करता है, तो उसको हम कैरिकेचर बोलते हैं। अभी हम और एक वर्ड को देख लेते हैं, लिथोग्राफ। तो लिथोग्राफ क्या है, अगर किसी स्टोन में या फिर किसी चीज़ पर खुदाई कर कुछ लिखा जाए, ठीक है, तो खुदाई कर कुछ बनाया जाए, कोई डिज़ाइन पैटर्न, तो इसको हम लिथोग्राफ कहते हैं। तो यहाँ पर ना मतलब डिज़ाइन से हमें कुछ बोलने की कोशिश की जाती है तो इसको लिथोग्राफ कहते हैं। तो अगर आपको कहीं पर भी कोई डिफ़िकल्टी आए समझने में तो आप ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा, मैं ज़रूर इसको आपको क्लियर करवा दूँगी। तो हमारा नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है एविडेंस। पर इंडियन एविडेंस एक्ट में एविडेंस का कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया, पर यहाँ पर कहा गया है कि किस चीज़ को हम एविडेंस के तौर पर ले सकते हैं। तो बेयर प्रोविज़न मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, यहाँ पर बेयर प्रोविज़न ही लिखा है मैंने। ऑल स्टेटमेंट्स दैट कोर्ट परमिट्स और रिक्वेस्ट टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस इन रिलेशन टू द मैटर ऑफ फैक्ट under inquiry, such statements are called oral evidence. And number 2, all documents including electronic records produced for the inspection of the court, such documents are called documentary evidence। तो in gist हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ये कहा गया है कि evidence मतलब
कोर्ट के सामने जो भी मुँह ज़बानी देते हैं, विटनेस मुँह से बोलता है, वो ओरल एविडेंस आता है। और अगर किसी चीज़ को अगर हम डॉक्यूमेंट के तौर पर पेश करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ओनली पेपर्स को नहीं कहा गया। अभी ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने जो आपको कहा पहले, जो डॉक्यूमेंट का जो डेफिनेशन दिया है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश कर सकते हैं। तो हम एक बार ये जान लेते हैं कि इंग्लिश लॉ में कौन से फंडामेंटल रूल्स है लॉ ऑफ एविडेंस के लिए। तो पहला रूल ये है, एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द मैटर इन इशू। मतलब जो भी मैटर इन इशू होगा उसी पर ही एविडेंस फोकस करेगा। दूसरा रूल ये है कि हियरसे एविडेंस इज़ नॉट टू बी एडमिटेड। यहाँ पर जो भी सुनी सुनाई बात है वो एविडेंस एडमिट नहीं किया जाता इंग्लिश लॉ में। और इन ऑल केसेस द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन। तो हर केस में जो भी बेस्ट एविडेंस है, यहाँ पर बेस्ट एविडेंस मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल चीज़ों को कहा गया है। अभी हम आते हैं इंडियन लॉ में। तो इंडियन लॉ में भी दो फंडामेंटल रूल्स हैं। एक है, नो फैक्ट्स अदर देन दोज हैविंग रेशनल प्रोबेटिव वैल्यू शुड बी एडमिटेड इन एविडेंस। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी फैक्ट्स लॉजिकली या फिर रैशनली एक्सेप्ट किया जा सकता है, इनको हम लॉजिकली मान सकते हैं कि हाँ ये एडमिट किया जा सकता है, तो उसी को ही यहाँ पर फैक्ट के हिसाब से लिया जाएगा। अदरवाइज़ दूसरी चीज़ों को फैक्ट के हिसाब से नहीं लिया जाएगा। हमारा नेक्स्ट रूल है, ऑल फैक्ट्स हैविंग रैशनल प्रोबेटिव वैल्यू आर एडमिसिबल इन एविडेंस अनलेस एक्सक्लूडेड बाय ए पॉजिटिव रूल ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस। मतलब तो यहाँ पर कहा गया है कि हमारे जो सूझबूझ है, रैशनली हम अगर किसी प्रोबेटिव वैल्यू वाले फैक्ट्स को अगर हम एडमिट करते हैं, इसको अगर एडमिसिबल करते हैं, वो तब तक एडमिसिबल रहेगा जब तक वो किसी और पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस वाले कोई पॉजिटिव रूल। अच्छा, मैं आपको और भी सिंप्लीफाइड वे से समझाती हूँ। आप देखो, इंडिया में डाइवर्सिटी है बहुत, कि यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन है, उनके अलग अलग लॉ है। तो अगर नॉर्मल रूल जो चल रहा है, नॉर्मल लॉ जो चल रहा है, उसके साथ किसी फैमिली लॉ का कंट्राडिक्टरी हो गया, तो कौन सा रूल प्रिवेल करेगा? ऑब्वियसली जो फैमिली लॉ है वो प्रिवेल करेगा। तो यहाँ पर वही समझाया गया है कि मतलब अगर कोई प्रॉपर्टिव या फिर पॉजिटिव रूल ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस नहीं आता, तब तक जो भी एविडेंस एक्ट में रैशनली प्रोबेटिव वैल्यू के साथ जो एडमिसिबल किया गया है उसी को हम मानेंगे। तो चलिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंस को भी एक बार देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला है कि डायरेक्ट एविडेंस एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो डायरेक्ट एविडेंस, जैसे कि कोर्ट में कोई अगर ओरल एविडेंस देगा, ओरल गवाही देगा, तो वो आ जाएगा डायरेक्ट एविडेंस में। और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स पेश करेगा या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग पेश करेगा, तो वो आ जाएगा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में। अभी सेकंड में आता है सब्सटेंशियल एविडेंस और कोरोबोरेटिव एविडेंस। अभी सब्सटेंशियल एविडेंस वैसा एविडेंस है जिसको किसी और चीज़ और फैक्ट या फिर एविडेंस की ज़रूरत नहीं है प्रूव करने के लिए। और कोरोबोरेटिव एविडेंस वो एविडेंस है जो अकेला सक्षम नहीं है। कोरोबोरेटिव एविडेंस उस एविडेंस को कहा जाता है जिसको प्रूव करने के लिए और बहुत सारे एविडेंस को जोड़ना पड़ता है। तो इनके अलावा और भी बहुत सारे एविडेंस हैं, दो ये सारे के सारे एविडेंस हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं दिए गए हैं, एक मतलब डिफ़ाइन नहीं किए गए हैं अच्छे से, पर ये भी माने जाते हैं एज अ एविडेंस। तो ये कौन कौन से एविडेंस है एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ के सारे अदर एविडेंस जो है ये हम मानते हैं। इसमें है डिराइवेटिव एविडेंस, किसी और चीज़ से डिराइव होता है। प्रिजम्पटिव एविडेंस, जो हम अनुमान लगाकर एविडेंस लेते हैं। टेस्टिमोनियल एविडेंस, जो भी टेस्टिमेंट्री डॉक्यूमेंट्स होता है उससे लेते हैं। रियल और ओरिजिनल जो एविडेंस होता है वो। पर्सनल एविडेंस, किसी किसी इंसान के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स से अगर कोई एविडेंस लेते हैं तब। मान लो किसी का डायरी लिया, डायरी को एज एविडेंस प्रूव करना है, तो वो पर्सनल एविडेंस में आता है। फिर ओरल एविडेंस, ओरल एविडेंस जो मुँह ज़बानी एविडेंस होता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो हम डॉक्यूमेंट्स पेश करते हैं। हियरसी एविडेंस, सुनी सुनाई बातें। टेस्टिमोनियल एविडेंस, तो टेस्टिमोनियल एविडेंस मैंने पता नहीं क्यों बार बार लिख लिया। और कंक्लूसिव एविडेंस, मतलब जिसको मतलब प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कंक्लूसिव है।
और इनडायरेक्ट एविडेंस जो डायरेक्ट नहीं है, बहुत सारे और एविडेंस को तोड़ मरोड़ कर हमें इसको पेश करना पड़ता है, वो इनडायरेक्ट एविडेंस कहलाता है। आप अगर अदालत देखोगे तो आप वहाँ पर देख सकते हो कि कैसे तोड़ मरोड़ के इनडायरेक्टली एविडेंस को ढूंढ कर निकालते हैं, तो वो आ जाता है इनडायरेक्ट एविडेंस में। तो हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। तो हम जान लेते हैं पहले प्रूव्ड किसको कहते हैं। तो अगर हमें किसी फैक्ट को प्रूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस फैक्ट को कोर्ट के सामने लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर है कि मैटर्स प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट, जो भी मैटर कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है तो कोर्ट उस पर विश्वास भी कर सकता है, उसके एग्जिस्टेंस को बिलीव कर सकता है, और जो फैक्ट हो वो इतना क्लियर है कि एक प्रूडेंट इंसान जिसका माइंड इतना कॉन्शियस माइंड है वो भी इसको देखकर बता पाएगा कि हाँ मैं इस पर बिलीव कर सकता हूँ। तो अगर ऐसा कोई चीज़ होगा कि कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए तो उसको हम प्रूव्ड कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक चीज़ देखते हैं कि देखो, आपको मैंने पहले भी कहा है कि जब कभी भी किसी फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए कोई और एक फैक्ट आता है जिसको हम एविडेंस के रूप में लेते हैं, जो कि 5 to 55 के अंडर उन 50 सेक्शंस में आता है, और इसको देखकर परख कर अगर कोर्ट ये विश्वास कर ले कि हाँ मैं इसको मान सकता हूँ तो इसको हम प्रूव्ड कहते हैं। और सिमिलरली अगर सेम चीज़ का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब कोर्ट इसको बिलीव करता है कि इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, या फिर कोई एक कॉन्शियस माइंड, एक प्रूडेंट इंसान आकर बोलता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि ऐसा हो सकता है, तो उसको हम डिसप्रूव कहते हैं। अब ये नॉट प्रूव क्या है? अब ये नॉट प्रूव है कि जिस चीज़ को हम ना तो प्रूव भी कर सकते हैं ना को डिसप्रूव भी कर सकते हैं, प्रूव और डिसप्रूव के बीच वाला जो पोजीशन है उसको नॉट प्रूव कहते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों ने तो अदालत देखी होगी, तो अदालत में ऐसे बहुत सारे केसेस है जहाँ पर लोग खुद को पागल प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो पागल प्रूव हो जाता है, कोई कहता है कि ये पागल है, तो दो पार्टी होती है, एक कहता है कि ये पागल है, एक कहता है नहीं ये पागल नहीं है, ये मतलब ठीक है, और मतलब केस से बचने के लिए वो खुद को पागल बता रहा है। तो इसमें क्या होता है, एक तो कह रहा है कि पागल है, ये प्रूव हो गया कि ये पागल है, मतलब उसकी हरकतों से ये पागल है, तो ये फैक्ट इन इशू है कि वो पागल है। एक कह रहा है इसको ये पागल नहीं है। तो ये जो सिचुएशन है पागल है और पागल नहीं है, इसके बीच का जो अंतर है वो है नॉट प्रूव्ड। अभी तक ये केस में डिसाइड नहीं हुआ, कि अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ कि ये क्या पागल है या क्या ये पागल नहीं है। अच्छा, आपको तो ये पता है कि कोर्ट में दो मतलब एडवोकेट्स होते हैं, एक पक्ष में होता है एक पक्ष में होता है। तो जिसको प्रूव करना है कि हाँ ये एलिगेशंस मैंने लगाया है इसको प्रूव करना है, तो जो विपक्ष है उसको क्या करना है, उसको ये साबित करना है जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है। अगर वो बेबुनियाद ये प्रूव कर पाया तो उसकी बात मानी जाएगी, अभी फिर केस प्रोसीड होगा। अगर वो प्रूव नहीं कर पाया तो वो डिसप्रूव्ड हो गया। अभी नॉट प्रूव के केसेस में अगर मैं एक एलिगेशन लगाती हूँ, सोच लो मैं एक एलिगेशन लगाती हूँ, पर उस एलिगेशन लगाने के बाद मेरे पास उसको सच प्रूव करने के मेरे पास कोई मतलब सबूत ही नहीं है, तो वो जो एलिगेशन है वो खारिज हो जाएगा। वो खारिज क्यों होगा? क्योंकि उसको नहीं प्रूव किया गया। तो हम नेक्स्ट में जाते हैं, वो है इंडिया। तो इंडिया में क्या कहा गया, इंडिया किसको कहते हैं? यहाँ पर द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया कहा गया है। और एक्स्ट्रा और एक चीज़ है कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मतलब एक्सप्रेशन दिए गए हैं जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में इंसर्ट किए गए थे। बहुत सारे वर्ड्स है जैसे कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, इतने भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इंफॉर्मेशन, सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे जितने भी हैं इसको हम इंडियन एविडेंस एक्ट में एविडेंस मानकर चलेंगे। तो अभी हम सेक्शन 4 को पढ़ेंगे जो कि है प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन मतलब इसको अगर हम तोड़ देते हैं तो क्या आता है, प्री और एजम्पशन, मतलब पूर्व जो अनुमान लगाते हैं उसको हम प्रिजम्पशन कहते हैं। अभी जो पूर्व अनुमान, इसको मैं और भी सिंप्लीफाइड वे से आपको बताती हूँ। सोच लो आप घर से ना टहलने को निकले
और अचानक से आपको कुछ धुआं दिखा, तो आप क्या सोचोगे? शायद से कहीं पर आग लगी है। तो आपको पता नहीं है वो क्या आग लगी है या फिर कोई वो जो कचरा है वो जला रहा है, फिर भी आप ये सोचोगे कि वहाँ पर आग लगी है। तो इसी पूर्व अनुमान को हम प्रिजम्पशन कहते हैं, जिसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हाँ ऐसा ही हो सकता है या फिर ऐसा ही हुआ होगा। तो जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर प्रिजम्पशन 3 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है मे प्रिज्यूम। तो यहाँ पर जो प्रिजम्पशन है, जहाँ पर जो अनुमान लगाया जा रहा है वो आप या फिर मैं नहीं करेंगे, ये कोर्ट करेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कोर्ट प्रिज्यूम करेगा किसी फैक्ट को कि वो प्रूव्ड है, और ये ऑपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको ये जो प्रूव्ड फैक्ट है उसको डिसप्रूव करना है, और उसके लिए वो कुछ और एविडेंस लाकर उसको प्रूव कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग आपको नोट करनी है, ये है कि जो मे प्रिज्यूम है वो रिब्यूटेबल है। रिब्यूटेबल उनको हम कहते हैं जिसको हम किसी और चीज़ से डिसप्रूव कर सकते हैं, किसी और प्रूफ से हम डिसप्रूव कर सकते हैं। तो ये प्रोविज़न हमें मे प्रिज्यूम में मिलता है। मे प्रिज्यूम को हम प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट को हम प्रिजम्पशन में ले रहे हैं, फैक्ट को हम अनुमान लगा रहे हैं, तो इसको हम प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट कहते हैं। और इसको लैटिन लैंग्वेज में प्रेसम्प्शो यूडिस टेंटम कहते हैं। ये भी आप नोट कर रखना, क्या पता एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को लैटिन में क्या कहते हैं। तो नेक्स्ट है शेल प्रिज्यूम। तो शेल प्रिज्यूम और मे प्रिज्यूम में काफ़ी अंतर है, क्योंकि जो शेल प्रिज्यूम है वो किसी एक्ट या फिर किसी लॉ के बेस कर वो मतलब मान कर बैठता है कि ये प्रूव्ड है, जब तक ना आप इसको डिसप्रूव कर पाओ। तो ये जो शेल प्रिज्यूम है वो इरिब्यूटेबल है। मैं प्रिज्यूम तो रिप्यूटेबल था कि आप किसी और चीज़ से प्रूव कर पाते हो, पर यहाँ पर किसी लॉ के ऊपर बेस है, तो इस लॉ को डिसप्रूव करना वही आपको इस सेक्शन में बताते हैं। और एक बात है कि जैसे कि हम मे प्रिज्यूम को प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट कहते हैं, तो शेल प्रिज्यूम को हम प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कहते हैं, और लैटिन लैंग्वेज में इसको प्रिजम्प्शियो ज्यूडिस भी कहा जाता है। अभी हम अपनी नेक्स्ट जो प्रिजम्पशन है उस पर आते हैं। जो थर्ड और लास्ट प्रिजम्पशन है वो है कंक्लूसिव प्रूफ। यहाँ पर कोर्ट मानकर क्या बैठता है, क्या अनुमान करता है? यहाँ पर कोर्ट अनुमान करता है कि अगर एक फैक्ट प्रूव होता है और उसके साथ और एक रिलेटेड फैक्ट है, तो एक फैक्ट प्रूव होने से दूसरा फैक्ट भी प्रूव हो जाता है, और यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है कि इसको डिसप्रूव करो या फिर किसी को और बुलाओ इसको और प्रूव करो। तो यहाँ पर ये कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैगज़ीन याद रखना है, ये एग्ज़ाम में काफ़ी दफ़ा आ चुका है, वो है फॉल्सस इन उनो फॉल्सस इन ऑमनिबस। तो इसका मीनिंग क्या है? इफ़ ए थिंग इज़ फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वन, इट मस्ट बी टेकन टू बी फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल। मतलब अगर एक चीज़ फॉल्स कहलाता है कि एक चीज़ है, एक फैक्ट, इस पर अगर ये फॉल्स होगा तो इसके साथ रिलेटेड जितने भी चीज़ है उसके साथ भी ये इक्वली फॉल्स होगा। तो ये सारे के सारे सेक्शंस दैट इज़ 86, 87, 88, 90, 90A, 114, 113A, ये सारे के सारे मे प्रिज्यूम के सेक्शंस है जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि शेल प्रिज्यूम में कौन से सेक्शंस आते हैं। सेक्शन 79 to 85C, 89, 113, 111A एंड 114A, ये सारे शेल प्रिज्यूम के सेक्शंस हैं। और कंक्लूसिव प्रूफ में आता है 41, 82, 112, 113, 115, 116 एंड 117। तो यहाँ पर जब हम कंक्लूसिव प्रूफ के सेक्शंस पढ़ रहे हैं तो मैं आपको एक बता देती हूँ चीज़ कि अगर हम 112 को लेते हैं एज ए कंक्लूसिव प्रूफ, एक इंसान उसने शादी की, ठीक है, और शादी करने के बाद मतलब दूसरे दिन उसको मतलब वो एक सोल्जर था तो उसको बॉर्डर पर जाना था, वो चला गया। तो 6 महीने बाद सबको पता चला कि उसकी जो बीवी है वो प्रेग्नेंट है। तो यहाँ पर जो सोल्जर है वो आकर ये बोलता है कि यार मैं तो अगले ही दिन चला गया था शादी के बाद ही, तो ये मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर आप देखो 112 में लिखा है
कि पति के जाने के बाद या फिर अगर पति मर भी जाता है या फिर वो कहीं और चला जाता है, उसके 280 डेज़ के अंदर अगर बच्चा मतलब वुमेन कंसीव करती है, तब ये उसका लेजिटिमेट चाइल्ड कहलाएगा। पर यहाँ पर आप देखो, वो इंसान एक दिन भी नहीं रहा और उसके बाद 6 महीने बाद उसको प्रेग्नेंट हुई, तो यहाँ पर तो बहुत झोल है। तो ये यहाँ से हमें पता चलता है कि जो बच्चा है वो लेजिटिमेट नहीं है, इलेजिटिमेट है। तो इसको हम कंक्लूसिव प्रूफ में डाल सकते हैं। तो जितने भी यहाँ पर सेक्शन है सारे के सारे कंक्लूसिव प्रूफ हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 5 और सेक्शन 6 को अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं आपको क्लियर करवाने की कोशिश करूँगी। टिल देन बाय बाय, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।